इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं जीडीपी के बारे में। तो अभी क्या जो है प्रेडिक्शन आई है जीडीपी की, और आने वाले समय में क्या हो सकती है, कितनी जल्दी हम उभर सकते हैं, तो इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। स्टार्टिंग में यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इंडिया जो कोविड 19 की वजह से जो रिसेशन भारत में यहाँ पर उभरा, तो यहाँ पर इस रिसेशन की वजह से जो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा, उससे अच्छे से यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिली है। काफ़ी बढ़िया तरीके से फास्टर ग्रोथ यहाँ पर जो है, जैसे प्रिडिक्ट किया गया था कि मतलब अभी बहुत लंबे समय तक यहाँ पर जो है ग्रोथ नीचे ही रहेगी, लेकिन उस प्रिडिक्शन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर ग्रो जो है जीडीपी हुई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो -23.9% के आसपास था, और जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया वो -7.5% के आसपास आया। तो यहाँ पर इसको एक बिग इम्प्रूवमेंट यहाँ पर बोला जा रहा है भारत की इकोनॉमी के लिए। यहाँ पर जब ये -23.9% का डाउनफॉल आया था, तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ इंडिया में नहीं थी, या ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड के काफ़ी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज थी वहाँ पर भी बन गई थी। तो अगर यहाँ पर यूएस की बात करें तो वहाँ पर भी -33% जीडीपी का वहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला था। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अभी जो बाकी की कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर वो उनको भी यहाँ पर जो हिट हुआ था। ओके, तो यहाँ पर अभी सेकंड कोविड सर्ज जो है वहाँ पर जो है बढ़ना शुरू हो गया है। दूसरा फेज जिसको हम कहें कोविड का, वो भी वहाँ पर बढ़ना जो है शुरू हो गया है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो पिछले साल भी नवंबर के महीने में ही एक्चुअली ये स्टार्ट हो गया था, नवंबर दिसंबर में ही ये स्टार्ट हो गया था। और ये जब बाहर बाकी इकोनॉमिक्स में फैलना शुरू हुआ तो वहाँ पर जनवरी फरवरी के महीने में ये काफ़ी बूम पर चला गया था। तो अभी इसको बोला जा रहा है कि सेकंड फेज जो है वो भी काफ़ी कंट्रीज़ में शुरू हो गया है, तो वहाँ पर भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करें, भारत की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन ठीक है। यहाँ पर फिलहाल तो कोई लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने की ऐसी सिचुएशन तो नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर आगे बात करें, जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हैं जीडीपी के, जिससे हमें पता चलता है कि कंजप्शन कौन कौन एरियाज में जो है बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात कर रहे हैं, रेल फ्राइट की बात कर रहे हैं, ऑटो सेल्स की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही ट्रेंड ये चलता रहा ना इन सभी सेक्शंस में, तो आने वाले समय में इंडिया दोबारा जो है जैसे प्री कोविड सिचुएशन थी, मतलब कोविड आने से पहले की जो सिचुएशन थी जीडीपी की, उसी लेवल पर पहुंच जाएगा बाय दिसंबर 2020 और मार्च 2021। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात ये भी कह रहे हैं कि पहले प्रिडिक्शन ये थी कि अब दिसंबर 2021 तक जाकर जो है सिचुएशन नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये पहले ही हो जाएगा, ये मार्च 2021 तक ही जो है सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, जैसे कोविड 19 आने से पहले की सिचुएशन थी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं गुड जॉब, तो यहाँ पर कॉरपोरेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर बात करें वेजेस की, तो यहाँ पर उनकी वेजेस जो है वो इस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़े हैं। और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर तो भारत सरकार ने काफ़ी पैकेजेस अनाउंस किए थे, स्पेशली 3 लाख करोड़ का पैकेज था एमएसएमईज के लिए, कि ये जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, तो यहाँ पर खराबी ना आए। तो यहाँ पर भारत सरकार ने पूरी मदद की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कुछ अनसस्टेनेबल सा लग रहा है, क्योंकि जो लेबर है ना, लेबर क्लास को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो ये डीप रिसेशन आया था, लॉकडाउन लगा, सभी इकोनॉमी ठप हो गई, तो उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जॉब लॉस भी हुआ था। ओके, तो यहाँ पर अभी लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन है, अभी ये लगातार ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है गिर रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब सितंबर में जो इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया था वो 6.7% के आसपास था। तो हालांकि ये बहुत लोअर है, जो प्री कोविड की सिचुएशन थी फरवरी महीने, तब ये 7.6% था। ओके, तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट और हाई था फरवरी के महीने, अभी सितंबर में उसके मुकाबले कम ही हुआ है। तो यहाँ पर आगे बात करें, जो रूरल वेजेस हैं वो अभी बढ़ रही हैं, ओके, गिर नहीं रही हैं। तो यहाँ पर ये बात भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, भारत सरकार ने वेरियस स्कीम्स भी यहाँ पर अनाउंस किए हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्कीम्स के थ्रू की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट की जाएँ। जैसे मनरेगा स्कीम तो है ही, जिसके तहत जॉब मिलती है जो गांव के लोग होते हैं उनको। तो इसके अलावा भी जैसे प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना चलाई गई है, तो यहाँ पर उसके तहत भी जो है रोजगार मिल रहा है। कुछ गांव के लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो अपने गांव में जाके बस गए हैं, कि उन्हीं के गांव के आसपास जो बिल्डिंग कम्प्लेक्स बनेंगे, जो भारत सरकार के हेतु जो कम्प्लेक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, उनमें उन्हीं को जो है जॉब जो है प्रोवाइड की जाए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं
कि जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के चीफ हैं महेश व्यास जी, तो यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो रेट आया है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये नीचे गिरता जा रहा है, ये एक तरह का मिसलीडिंग है। ओके, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 20 मिलियन के हिसाब से नीचे गिरी है। तो यहाँ पर जब 20 मिलियन के हिसाब से लोग काम पे ही जाने पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहते, तो फिर यहाँ पर आप कैसे कह सकते हो कि जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिर रहा है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ये जो सब ट्रेंड है ना, जो आप बात कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से बात आप कर सकते हो। ओके, हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की कि अभी छोटे पैमाने पर जो है क्या यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो रूरल वेजेस हैं तो वो यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिरा है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर डीप रिसेशन था उसके बावजूद भी। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है ना, भारत ने यहाँ पर अगर कंपेयर करें भारत को बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ, तो उस हिसाब से बहुत छोटा शेयर जो है एज ए फिस्कल स्टिमुलस के रूप में भारत ने अपनी इकोनॉमी में झोंका है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, भारत पैकेज 2, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3, यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज। तो यहाँ पर ये स्टिमुलस पैकेजेस जैसे भी अलग अलग राउंड्स में भारत सरकार ने प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पर जो अमाउंट दी गई है ना जीडीपी के रेशो के हिसाब से तो बहुत कम है अगर इसको कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के साथ। फिर भी जो है भारत की इकोनॉमी अच्छे से जो है वापस पटरी पर आ रही है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जापान का यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस था वो उसकी जीडीपी का 21% था। इसके अलावा जो यूएस था उसने 13%, उसकी जीडीपी का 13% का हिस्सा जो था उसने अपनी इकोनॉमी में झोंका था। पैसे यहाँ पर बांटे थे कि अलग अलग सेक्टर्स में दोबारा से रिवाइवल हो इकोनॉमी का। तो यहाँ पर और प्लानिंग कर रहा है अमेरिका की 10% और देगा। और बात करें ब्राज़ील की, वो 12% दे रहा है, चाइना 7% दे रहा है। तो इंडिया ने यहाँ पर सिर्फ 2% जो है ना, उसी के आसपास का जो जीडीपी का जो 2% है उसी को यहाँ पर बांटा है अलग अलग राउंड्स में। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जितने बड़े पैमाने पर स्टिमुलस पैकेज होंगे उतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर रिलीफ भी मिलेगा जो यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि इंडियंस ने कभी भी अपनी सरकार को ये ब्लेम नहीं किया कि उन्होंने यहाँ पर जो भी हमें रिलीफ दिया है वो इनसफिशिएंट है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बीजेपी बिहार में दोबारा से इलेक्शन जीत गई, सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी है। ओके, तो 74 के आसपास सीट्स बीजेपी के पास गई हैं और इलेक्शन लड़ा था सिर्फ 110 सीट्स के ऊपर। तो उसमें से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी देगी। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर मतलब वो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वापस लौटे थे, कोई पैदल गया था और कोई साइकिल पे गया था। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोष भी हो सकता था, लेकिन ऐसे जो है ब्लेम कोई भी देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी उस जो कोविड का जो दौर था उस समय। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे ये अभी जो फॉल आ रहा है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, तो और जो मैन्युफैक्चरिंग में जो राइज हो रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है दोबारा से काम पर वापस आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडिया जो है यहाँ पर जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से यहाँ पर उसने भारत सरकार ने फोकस करके काम किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करने की जो गुड मानसून है, अच्छा मानसून आया है, और जो स्टैंडर्ड फैमिली सिस्टम है तो यहाँ पर इसने भी अच्छी सर्विस जो है यहाँ पर प्रोवाइड करती है और एक तरह से जो है सपोर्ट मिल गई है भारत की इकोनॉमी को, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करें तो। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जीडीपी है वो ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर ये गिरेगी, तो ऐसा डर था, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो तो इतना बड़े पैमाने पर ये नहीं बढ़ा है और ना ही जीडीपी इतने बड़े पैमाने पर जो है सेकंड क्वार्टर में गिरी है। आगे आप यहाँ पर बात कर रहे हैं जो डेप्ट टू जीडीपी रेशो है, यहाँ पर कितना कर्जा है किसी कंट्री के ऊपर और कितना जीडीपी है, ठीक है, तो उसकी रेशो निकाली जाती है। तो यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि 90% से ज़्यादा जा सकती थी। यहाँ पर लोन लेकर ही जितनी ये स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, यहाँ पर बढ़ोतरी में लोन लेकर हम काम चला रहे हैं। और भी जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जहाँ फिर वर्ल्ड बैंक है, इनसे लोन लेकर ही हम यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो यहाँ पर कर्जा बढ़ता है, तो वैसे ही भारत के ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। तो उन सभी इस 100 लाख करोड़ के कर्जे की हम अभी तक किस्तें देते हैं ब्याज की। ओके, तो यहाँ पर अनुमान था कि ये 90% से ऊपर चला जाएगा, तो अभी यहाँ पर ये 85% के आसपास है। इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट हैं आनंद नारायण जी, ओके, ऑफ द ऑब्जर्वेटरी ग्रुप, तो यहाँ पर ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रू फिस्कल डेफिसिट है, जो वित्तीय घाटा होता है एक साल का, वो जीडीपी के 15% के आसपास रहेगा फॉर द सेंटर एंड द स्टेट्स कंबाइन। तो यहाँ पर भारत सरकार जो है जब सेंटर का बजट अनाउंस करती है तो इसको भी यहाँ पर 3% के आसपास
3% ऑफ जीडीपी के आसपास इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये बढ़ जाता है। ये 3.5 में 4% तक चला ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। फिर कोई ना कोई लोन जो है बाहर से लेना पड़ता है किसी फलाने फलाने प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर जो है पैसे की पूर्ति नहीं हो पाती है टैक्सेस के रूप में। और आगे यहाँ पर लास्ट में बोल रहे हैं परहैप्स इट विल एंड अप एट 10%, 10% तक भी यहाँ पर जो है एंड हो सकता है, विदाउट फजेस एंड लेस विद फजेस। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक भारत सरकार ने काफ़ी लंबे समय पहले 15 साल पहले एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था कि यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो भारत का वेस्टर्न फ्रंट है, अगर जो नॉर्दर्न फ्रंट है, इसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा जो ईस्टर्न इंडिया है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोलकाता की बात करें, ओके, तो यहाँ पर जैसे लुधियाना से कोलकाता एक कॉरिडोर चलाया गया था, तो यहाँ पर अभी भी उसका काम जो है पेंडिंग है, कहीं कहीं बन गया है, कहीं कहीं अभी भी जो काम रुका हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स भी 15 साल हो गए अभी तक इनकम्प्लीट हैं। तो आगे बात कर रहे हैं जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अनाउंस हुई थी, तो वहाँ पर भी जापान बोला था कि मैं 0% ब्याज के ऊपर यहाँ पर जो है काम करूँगा, जो इंटरेस्ट है 0% लूँगा मैं आपसे। तो ये क्रिपल कर रही है, यहाँ पर भी काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो इनकी भी गिनती भारत में बहुत कम है। तो यहाँ पर अभी भी हम जो है प्लान करके चलते हैं, अभी फ्रांस के साथ प्लान करके चल रहे हैं कि अभी वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी, वो टेक्नोलॉजी देंगे तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएंगे। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भारत को ज़रूरत है कि ऐसे प्रोसीजर्स को, ऐसे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमने बनानी है आने वाले समय में। तो अगर इसको हिस्सा बनाना है एंटी रिसेशन पॉलिसी का, तो यहाँ पर स्पीड अप करना होगा काम को। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, यही ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनाना मतलब कि जिससे आप आगे सुविधा प्रोवाइड करो। जैसे एक मशीन लेकर आते हो, मशीन से आगे प्रोडक्ट बनाते हो, मशीन एक तरह की कैपिटल है, प्लांट एक तरह का कैपिटल है, ये जो हाईवेज बन रहे हैं एक तरह का कैपिटल है देश का, डैम्स बन रहे एक तरह का कैपिटल है, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग रहे हैं कैपिटल है एक तरह का। ओके, तो यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ना, अगर किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ लेकर आनी है तो वहाँ पर उसके लिए एक अहम कड़ी है। अगर उसके फ्यूचर ग्रोथ की बात करें, अगर इनकी इंस्टॉलमेशन अच्छे से हो जाएगी तो फिर ये चलते रहेंगे और जीडीपी में कुछ ना कुछ ये जो है इंटरवेन करते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जीडीपी को देते रहेंगे। जीडीपी की जो यहाँ पर परसेंटेज है वो राइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर 37% ऑफ जीडीपी किसी जमाने में ये पीक पे था, क्योंकि एक दहाके पहले की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और दोबारा ये 28 से 29% जीडीपी के हो गया इन रियल टर्म्स बिफोर कोविड-19, एंड इट फेल टू 22.3% in the first quarter but has recovered sharply to an heartening 29% in second quarter। तो यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो अभी 29% चल रहा है जो सेकंड क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से। तो ये अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो इकोनॉमी को हील करना होगा जल्दी से जल्दी, और यहाँ पर जो है कैपिटल बूस्टिंग करनी होगी, इन्वेस्टमेंट और लानी होगी आने वाले समय में। अगर अच्छे से हमें जो रिजल्ट चाहिए आने वाले समय में, तभी हमें यहाँ पर आगे उस हिसाब से बढ़ना होगा। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं महंगाई की, कि ये भी यहाँ पर जो है रिसेशन के समय पर ये कोलैप्स हुई है, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है भारत में। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस है तो वहाँ पर ये भी जो है 7.6% के हिसाब से अक्टूबर में महीने में जो है महंगाई दर बढ़ा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, अगर महंगाई बढ़ी है, इसका रीज़न यहाँ पर बोला गया है कि जो एक्सेस रेन हुई है तो उसकी वजह से जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुई हैं, जिसकी वजह से वेजिटेबल के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो महंगाई दर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि खरीफ क्रॉप्स, मुझे एग्जांपल दीजिए कम से कम 5 खरीफ क्रॉप्स की। तो यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर अभी भी ये हाई ही है, 5.8% के आसपास है ओवरऑल जो इन्फ्लेशन दर है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसी इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करके चलती है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइसेस 7.6% तक पहुँच रहे हैं, तो मतलब महंगाई दर जो है वो आउट ऑफ द कंट्रोल जा रही है। आगे इसका रीज़न जो बताया गया है वो है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम कर रही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो कम होते हैं, गिरते हैं, उसका बेनिफिट नहीं पहुंचाती है कंज्यूमर तक, जो भारत के कंज्यूमर्स है वहाँ तक। तो वहाँ पर भारत क्या करता है कि अगर सपोज करो कि गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ से भी हम तेल का आयात करते हैं, तो वहाँ पर अगर प्राइसेस बहुत कम हुए तो भारत सरकार उसका बेनिफिट उठाती है कि मैं अपना खजाना कैसे भरूँ। तो उसमें क्या करती है कि टैक्सेस को, जैसे टैक्सेस रहते हैं वो वैसे रहने देती है या उसको थोड़ा और बढ़ा देती है, और जो टैक्सेस से मनी आती है वो अपने पास खींच लेती है। जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए था कंज्यूमर को, अगर इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में अगर प्राइसेस कम हुए तो वही बेनिफिट पहुंचाना चाहिए था कंज्यूमर्स को, वो नहीं पहुंचता है। तो उस बेनिफिट्स को साइड पे करके सरकार अपना फ़ायदा वहाँ पर सोचती है। इसकी वजह से भी यहाँ पर जो है महंगाई
बढ़ रही है। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है शेयर करें। आप कमेंट करें, लाइक करें, मुझे बताएं कैसा आपका रिस्पांस है, कैसा लगे आपको, आर्टिकल कैसे लगते हैं। और अगर किसी तरह की भी जो चेंज करने की ज़रूरत है उसके सजेशन भी जो है आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।